लेकिन क्वेश्चन बैंक से ये पता चलता है कि हमको कौन सा चीज़ कितना पढ़ना है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ की अगर आप तैयारी करते हैं तो मेरी सलाह है कि सबसे पहले आप उसके सिलेबस को देखें, फिर उसके क्वेश्चन बैंक को देख लें। ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कितने डेप्थ तक जा कर के पढ़ना है। ठीक, तो चलिए आज हम जो भी मेरे दोस्त बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उसमें लगे हुए हैं, उनके लिए मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंकों को सॉल्व कराने जा रहा हूँ। ये बिहार एसएससी के में कि 2000 देखिए सामने आपको दिख रहा होगा कि 8/12/2018 को यह परीक्षा हुआ था। इस परीक्षा को मैंने भी अटेंड किया था। ठीक है, और ये जैसे कि पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, पहले मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, देखिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न पर चलते हैं। देखिए पहला प्रश्न, देखिए पढ़ने का ये नहीं होता है कि कुछ भी पढ़ा जाए। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, प्रश्न के अकॉर्डिंग उतने गहराई तक जा कर के पढ़ा जाता है, तब जाके सही पढ़ाई होती है। ठीक है, ये नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ते जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखिए हमारे दोस्तों पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न मेरा ये है, क्या था उस पेपर का पहला प्रश्न था कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। ये आप देख रहे होंगे कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। तो इसका पहले का आंसर क्या होगा दोस्तों मेरा? पहले का आंसर होगा सी। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि सुपर सीरीज कोरिया ओपन महिला बैडमिंटन, देखिए ये उस समय का करंट अफेयर है, और जो भी उस समय का करंट अफेयर था हम उसको स्किप करेंगे। ठीक है, ऐसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 2017 में उस समय जो सुपर सीरीज कोरिया ओपन महिला बैडमिंटन 2017 किसने जीता था? तो ये जीती थी पीवी सिंधु ने जीता था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। देखिए कि इसके जो प्रश्न होते हैं ना वो मिक्सिंग होते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि सेपरेट बाई सेपरेट देता है, ये मिक्सिंग प्रश्नों को देता है। चलिए तीसरा प्रश्न देख लीजिए। देखिए ये रीजनिंग का प्रश्न है, और रीजनिंग के प्रश्न में क्या पूछा है जरा देख लीजिएगा। पूछ रहे हैं कि यदि दीवार को खिड़की कहा जाए, खिड़की को दरवाज़ा कहा जाए और दरवाजे को फर्श कहा जाए, तो फर्श को छत कहा जाए तथा छत को वेंटिलेटर कहा जाए, तो एक व्यक्ति, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति कहाँ खड़ा होगा। मेरे दोस्त सब ऐसे प्रश्न का जवाब जो होता है लास्ट वाले से दिया जाता है। देख लीजिएगा कि एक व्यक्ति कहाँ खड़ा होगा। तो पहली बात कि एक व्यक्ति जो है वो कहाँ खड़ा होता है? तो फर्श पे खड़ा होता है। ठीक है, और फर्श को क्या कहा जाता है? तो फर्श को छत कहा जाता है। यानी कि इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? छत होगा, यानी ऑप्शन 3 होगा। ठीक है, चलिए चौथा देख लीजिए। कह रहा है कि आशा की धातु किसे कहा जाता है? तो आशा की धातु कहा जाता है मेरे दोस्त यूरेनियम को आशा की धातु कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है कि मोरक्को की राजधानी क्या है मेरे दोस्त? तो मोरक्को की राजधानी रबात होता है, रबात। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न को देख लीजिएगा। और छठा प्रश्न मैथ का प्रश्न है, थोड़ा सा हम इसको जूम कर लूँ ताकि बनाना होगा हमें। देख लीजिए छठा प्रश्न है कि 220 का 85% प्लस में 400 का x% बराबर में 347 है, तो x का मान नहीं है। तो सबसे पहले मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं कि 220 का 85% कितना होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 5% इसका कितना होगा दोस्त? तो इसका 5% हो जाएगा, 5% बराबर 11। ठीक है, 5% बराबर क्या होगा? 11 होगा। तो जब 5% बराबर 11 होगा तो 17%, 17 × 5 = 85, यानी 17 से गुना कर दीजिएगा। जब 17 से गुना कर दीजिएगा तो 17% कितना हो जाएगा? यानी कि 85% कितना हो जाएगा? तो 85% इसका हो जाएगा 187, 187 हो जाएगा। ठीक है, 187 इसका तो वैल्यू, यहाँ इन दोनों का तो वैल्यू हो गया 187। ठीक है, इधर ले जाकर के इसको माइनस कर दीजिएगा, चूँकि ये प्लस में है तो ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 347 में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 347। ठीक है, 347 में अगर हम 187 को माइनस करते हैं, 187 को अगर हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा मेरे दोस्त? तो ये बचेगा 160। क्या बचेगा? 160 बचेगा। और 160 में देखिए, और 160 में आपकी देखिए 400 का x%, तो इसका 1% कितना होगा? 4 होगा। 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, यानी 4 × 16, यानी ये कितना परसेंट होगा मेरे दोस्त? तो ये होगा 40%। ठीक है, तो ये रहा। आपसे अनुरोध है कि आप अपने पेन पेपर लेकर के बैठिएगा और इस सॉल्यूशन को ज़रूर उतारिएगा। ठीक है, क्योंकि स्पेस के चलते हम इसको मिटा देंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, तो इस तरीक़ा से हम इसको अभी स्किप करते हैं। अगला प्रश्न 7वां है कि 20 पैसे और 25 पैसे की कुल
324 सिक्के हैं, ध्यान दीजिएगा। 20 पैसे और 25 पैसे के कुल 324 सिक्के हैं, ठीक है। जिनका मूल्य कितना है, तो जिनका इसका मूल्य है 71 रुपया है, ठीक है। 71 रुपये उसका मूल्य है, 71 रुपया मूल्य है। तो आपको बताना है कि 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या है। मेरे दोस्त, जब भी इस तरह का प्रश्न होगा तो देखिएगा, बहुत इजीली तरीक़ा से मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले अगर हम बात कर ले इधर, तो कितना है भाई, तो 20 पैसा का सिक्का है और एक है 25 पैसे का सिक्का, ठीक है। 20 पैसे के 1 रुपये में कै गो सिक्का होगा मेरे भाई, तो 5 गो। और 25 पैसे का 1 रुपये में कै गो सिक्का होगा, तो 4 गो होगा। सबसे पहले तो सिक्कों की संख्या 1 रुपये में निकाल लिया जाता है। अब देखिएगा, बहुत ईजी से बनाएंगे हम इसको। इस कॉन्सेप्ट का आप यूज ज़रूर कीजिएगा, ये सबसे अलग होगा। ये जिसका भी पूछ रहे, जैसे अभी पूछ रहे किसका, तो अभी मेरे पास पूछा 25 पैसे वाले सिक्कों का। किसका पूछा, तो 25 पैसे वाला। तो 25 पैसा कौन सा है, तो 4 है, 4 है। सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि रुपया जितना दिया है, मैंने कि रुपया कितना दिया है 71, इन दोनों का गुना यानी 71 और इंटू में 4 5 कितना 20, 71 इंटू 20 कर लेना है, ठीक है। 71 इंटू 20 कर लिए, और माइनस ये कितना था भाई, तो ये था 324, 324, ठीक है। इंटू में किसका था भाई, 25 पैसा वाला यानी 4, तो इंटू में 4, अब बटा दोनों का अंतर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 1, यानी कि 71 गुने 20 माइनस 324 गुने 4, इतना में जब करेंगे तो क्या होगा, रिजल्ट देख लीजिएगा। तो इतना में जाएगा, तो ये इसका जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा 14 20, कितना होगा मेरे दोस्त, 14 20, और माइनस ये किसका हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 1296, 1296। जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, जब माइनस करेंगे ना तो ये टोटल हो जाएगा 124, यानी ये 25 पैसे वाले टोटल कितने सिक्के आएंगे, तो 25 पैसे वाला टोटल 124 सिक्के आएंगे, ठीक। अगला प्रश्न है, 4 वर्ष पूर्व पिता और उसके पुत्र की उम्र का अनुपात कितना है मेरे दोस्त, तो 4 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र का अनुपात है 5:3 है, ठीक है। 4 वर्ष बाद उनकी उम्र क्या हो जाएगी, तो उनकी उम्र हो जाएगी 3:2। तो पिता की वर्तमान उम्र क्या है, तो जब इस तरह का प्रश्न होगा मेरे दोस्त, तो सबसे पहले कि 4 वर्ष पहले क्या थी, तो 4 वर्ष पहले थी 5:3। ये कहिए का है, तो 4 वर्ष पहले का है, ठीक है, 4 वर्ष पहले का था, ठीक। अब कह रहे हैं कि अब कितना हो जा रहा है, तो अब हो जा रहा है 4 वर्ष बाद क्या हो जा रहा है, तो 4 वर्ष बाद हो जा रहा है 3:2, ठीक है। 4 वर्ष बाद ये 4 और ये 4, ठीक है। तो देखिए अभी कितने का है, अभी डिफरेंट कितने का है, मैं ज़रा अगर इसको थोड़ा सा रुक जाइएगा, थोड़ा सा मैं इसको, तो इन दोनों में कितने का अंतर है भाई, 2 का। इसमें कितने का अंतर है, 1 का। तो इसका अंतर इसमें गुना होगा और इसका अंतर इसमें गुना होगा, यानी इसमें 2 से गुना होगा और इसमें 3 से गुना होगा, ध्यान दीजिएगा। तो जब 2 से गुना 1 से गुना इसमें करेंगे तो 5:3, ठीक है। जब 2 से गुना इसमें करेंगे तो 6:4। अब देखिए दोनों का कितना सेम आ गया, 5 3 का अंतर 2, 4 6 का अंतर 2। अब इधर से करेंगे, कितने का अंतर आया है दोस्त, तो ये अंतर आया है 1 का। तो 1 बराबर में 4 है या 4 है, 4 4 8, यानी कि 1 बराबर में 8 वर्ष, ठीक है। तो 5 बराबर कितना होगा, तो 8 5 40, कितना 40। तो ये तो उम्र कहिया का था, ये था 4 वर्ष पहले का। अब क्या हो जाएगा, तो 4 वर्ष जोड़ दीजिएगा, यानी कि 40 और 4 44, यानी कि पिता की वर्तमान उम्र कितनी होगी, 44 वर्ष। और मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। 9वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजियम कहाँ पर स्थित है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी कहाँ स्थित है, तो ये दोस्त मेरे नई दिल्ली में पड़ता है, ठीक है। ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है नई दिल्ली में, ठीक। अगला प्रश्न देखिएगा कि अनुदैर्घ्य तरंग कौन सी है, तो अनुदैर्घ्य तरंग किसे कहा जाता है, तो अनुदैर्घ्य तरंग जो होती है, जो ध्वनि की चाल से चलता है उसको अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। और अनुदैर्घ्य तरंग कौन सा है, तो भूकंप तरंग जो होती है वो अनुदैर्घ्य तरंग कहलाती है। कौन सी तरंग कहलाती है, ये भूकंप जो है यह अनुदैर्घ्य तरंग कहलाएगी, ठीक। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, अगला प्रश्न देखिए, इतना ही लेवल के प्रश्न जो है बिहार एसएससी में पूछे जाते हैं। तो
तो ऐसा वैसा मत पढ़िए, ठीक है। एक रणनीति के अनुसार पढ़िए और सही तरीक़ा से पढ़िए, देखेंगे कि क्या होता है। तो अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए कि बिहार में होम रूलिंग की अध्यक्ष कौन थे। तो उस समय जो बिहार में होम रूलिंग की स्थापना हुई थी तो उस समय अध्यक्ष थे मौलाना मजहरुल हक थे, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा होगा, ध्यान दीजिएगा, सारे प्रश्न ये खुद क्वेश्चन बैंक के ये प्रश्न पूछे जाए गए हैं, तो आपको भी इसी लेवल के अनुसार तैयारी करनी होगी। तो चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं और अगला प्रश्न होगा हमारा, देख लीजिए, चीन में निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2022 एशियाई खेल का मेज़बानी करेगा। तो ये किया था उस समय मेरे दोस्त शंघाई ने किया था। किसने किया था? शंघाई ने किया था। हालांकि ये उस समय का करंट अफेयर था, ठीक है ना। तो ये करंट अफेयर उतना आज के डेट में तो नहीं पूछेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी बता देते हैं आपको। अब अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है मेरा क्या कि 40 लीटर मिश्रण में दूध एवं पानी का संगत अनुपात 5:3 है। मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि दूध और पानी का रेशियो इक्वल हो जाए। जब मेरे भाई इस तरह का प्रश्न रहेगा ना तो देखिएगा कि कैसे हम बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि मेन टाइम टेकन करने वाला चीज़ है मैथ और रीजनिंग है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा फास्टली बनाना सीखिए आप। देखिए 40 लीटर में इतना इतना का रेशियो है, यानी मिल्क हो गया और ये क्या हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। मिल्क कितना हो जाएगा, तो 40 में इतना का रेशियो, यानी 40 है, अगर रेशियो निकालना होता है तो 40 गुने 5 बटा में दोनों का योग कितना, 8, देख लीजिएगा, ठीक है। ये रेशियो के रूल से बन रहा है। 5 से 8 से कटेंगे, 8 5 40, यानी कि दूध कितना होगा, 50-25, यानी मिल्क हुआ कितना, 25। जब मिल्क मेरा 25 हुआ तो वाटर कितना हो जाएगा दोस्त मेरे, तो 15। वाटर कितना, 15। अब कह रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए, यानी पानी को कितना मिलाया जाए इसमें, ध्यान दीजिएगा, कि दोनों का रेशियो इक्वल हो जाए, यानी कि 25 और ये भी कि इसका भी वैल्यू कितना आना चाहिए, 25, तभी ना दोनों का अनुपात क्या होगा, 1:1 होगा। तो यानी कि कहने का मतलब कि हाई 25 है, हाई जब मिला दिया जाएगा तब पर भी ये क्या हो जाएगा, 25, तभी ना 25 कटेगा तो 1:1 आएगा, यानी इसको भी 25 होना चाहिए था। ये तो 15 है, अब कितना मिलाया जाएगा, तो मिलाया जाएगा 10 लीटर, यानी आंसर क्या होगा मेरा दोस्त, तो आंसर हो जाएगा 10 लीटर। तो इसका आंसर होगा 10 लीटर, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न होगा हमारा, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र ने कब तक के लिए सतत विकास फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो उस समय किया गया था 2018 से लेकर 2022 तक, ठीक है। यह उस टाइम की बात थी वो किया। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2015-16 में भारत में चना का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन था। तो उस समय और अभी भी जो चना के मामले में है वो हमेशा आता है कौन सा, मध्य प्रदेश। स्थानीय पवन मिस्ट्रल है ये, ठीक है, ये मिस्ट्रल है, ये मिटर गया है, थोड़ा सा ये हो गया था। मिस्ट्रल विस्फोटक कहाँ है, तो ये पड़ता है, ये मिस्ट्रल जो होता है ना एक ठंडी हवा होती है, ठीक है। कैसी हवा होती है, ठंडी हवा होती है, और ये जो होता है ना ये फ्रांस के राइन घाटी में चलती है। कहाँ पर, राइन घाटी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। भारत में हेराल्ड डोमर मॉडल किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित थी। तो ये तो मेरे दोस्त आपको पता भी होगा, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल था, हेराल्ड डोमर मॉडल योजना, ठीक है। और इसका कार्यकाल था 1951 से 1956 तक, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, रीजनिंग का है कि सही विकल्प दिए गए विकल्प को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। जैसे 2 लिखा है, फिर 54 लिखा है, फिर 250 लिखा है। तो इसको किस तरह से बनाया जाएगा मेरे दोस्त, तो ध्यान दीजिएगा। इसको आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, इसमें आपको बस ये करना है कि प्लस में 2, 1 का क्यू इंटू 2, सॉरी 1 का क्यू इंटू 2 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 2। इसी तरीक़ा से है कि 3 का क्यू, किसका, 3 का क्यू इंटू में 2, यानी कि 3 का क्यू 27, 27 दूनी के 54। इसी तरीक़ा से ये वाला भी है कि 5 का क्यू और इंटू 2, यानी 5 का क्यू 125 दूनी के 50। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, 7 का क्यू, यानी कि 7 का क्यू इंटू में 2, 7 का क्यू 2 343 है,
343 को 2 से गुना कीजिएगा तो 686 होगा। यानी आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, 686 ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न को देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि मेरे सपनों का भारत पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, मेरे सपनों का भारत। तो ये दोस्त मैं बता दूँ आपको कि ये लिखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, इसका सही आंसर होगा क्या, महात्मा गांधी। चलिए अगला प्रश्न पर देखते हैं। और अगला प्रश्न है कि द मैन बुकर पुरस्कार 2017 किसे मिला था। तो ये मिला था, हम बताते हैं कि जॉन सॉन्डर्स को मिला था। ये ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अगला देख लेते हैं कि अगला क्या होगा। अगला है 21 नंबर क्वेश्चन। और 21 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 21 नंबर में कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त पद को दिखाइए। देखिए जितने भी रीजनिंग के 4 से शुरू करते हैं। ठीक है, 4 से शुरू करते हैं। देखिए 4 में 4 से गुना किया यानी 4 × 4, ध्यान दीजिएगा 4 × 4, 4 × 4 प्लस में क्या कर दिया 2, यानी कि 4 चौके 16 2 18, यानी सामने सामने 4 से गुना करके 2 जोड़ दिए रहे, यानी 6 चौके 24 है 2 कितना होगा 26। तो चलिए गुने 4 है 1 × 4 ना प्लस में 2, यानी कि 4 × 4 है 2 कितना 6, यानी कि आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, तो आंसर होगा 1। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। वायु प्रदूषण का सूचकांक कौन सा होता है। ये देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न अक्सर पूछे ही जाते हैं, देखने को मिल जाता है हर जगह, क्योंकि वायु प्रदूषण का जो सूचकांक होता है वो होता है लाइकेन का पौधा। जहाँ भी वायु प्रदूषण होगा वहाँ पर लाइकेन का पौधा कभी भी नहीं होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वायु प्रदूषण के सूचकांक का प्रमुख कौन सा है, तो ये है लाइकेन, क्या लाइकेन का पौधा। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। 2017 में व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। तो ये किया गया था ममता कालिया को। किसको, ममता कालिया को किया गया था। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न होगा कि ग्रेट बियर लेक कहाँ पर स्थित है। तो ये मेरे दोस्त पड़ता है, आपको हम बता दें कि ये पड़ता है कन्नाडा में। ठीक है, कन्नाडा के और इसके बॉर्डर में यानी कन्नाडा के क्षेत्र में पड़ता है ग्रेट बियर लेक। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है कि बादल के कण धीरे धीरे आकाश से पृथ्वी पर आते हैं, इसका मुख्य कारण होता है डेंस संयंता। ठीक है, संयंता इसको बोला जाता है। संयंता के कारण बादल के जो बूंदें होती है वो पृथ्वी पर धीरे धीरे गिरती है। ठीक है, जिसके कारण से क्या होता है कि उसमें वायु की जो चिपचिपाहट होती है, वो बूंद जो होती है उसमें चिपचिपाहट के कारण ये प्रोसेस देखने को मिलता है। तो वायु की चिपचिपाहट के कारण जो होता है वो धीरे धीरे पृथ्वी पर गिरता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्प में विषम को चुनिए। ठीक है, तो देखिए ये रीजनिंग का प्रश्न है और कैसा है कि लेखक, इतिहासकार, प्रकाशन और कवि। देखिए इसमें सबसे डिफरेंट है प्रकाशन, क्योंकि प्रकाशन एक संस्था होती है। ठीक है, बाकी सब जो लेखक होते हैं, इतिहासकार होते हैं, कवि, ये लिखते हैं, और ये जो होता है प्रकाशित करने वाला एक संस्था को कहा जाता है। तो सबसे डिफरेंट है ये। ठीक है, 27 नंबर है कि 1 से 9 तक के अंकों के वर्गों का योग क्या होगा। तो मेरे दोस्त मैं बता दूँ, इसका सूत्र होता है, एक फॉर्मूला होता है n × n+1 × 2n+1/6। ये इसका सूत्र होता है n × n+1, ठीक है, × 2n+1 पर होता है और उसको बैठा दिया जाता है और आंसर आ जाएगा। जैसे देख लीजिए n यहाँ कितना तक है, तो 9 तक है, तो 9 n × n+1 यानी कि 9 1 10 और 2n+1 यानी कि 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और प्लस 1 19। ठीक है, और बटा में क्या होता है, तो बटा में होता है 6। ठीक है, 3 से घटाएंगे तो 3 के 3 दूनी 6, 3 के 9, 2 से यहाँ पर कटा दीजिएगा 2 बचे 10, यानी 15 और 19 में गुना कर दीजिएगा, जो होगा वो मेरा आंसर होगा। ठीक है, और आंसर आएगा आपका, गुना करेंगे तो 285, यानी ऑप्शन मेरा क्या होगा, सी होगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न को देख लीजिएगा। और अगला प्रश्न है हमारा कि दिए गए विकल्प में, ध्यान दीजिएगा कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्प में सबसे संबंधित शब्द ज्ञात करना है। ठीक है, कि जो सबसे ज़्यादा उससे मिलता जुलता होगा वो चीज़ को बताना है आपको। ठीक है, तो अगला देख लीजिए, जैसे कि तैरना तालाब, तैरना तालाब, यानी तैरने का संबंध किससे है भाई, तालाब से। तो ट्रैकिंग का संबंध किससे है, ट्रैकिंग कहते किसे, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ
कि देखिए जो पहाड़ पर चढ़ाई करते हैं ना उनको कहा जाता है ट्रैकिंग, ठीक है, उनको क्या कहा जाएगा, उनको कहा जाता है ट्रैकिंग, ठीक। तो तैरना तालाब में होता है तो ट्रैकिंग क्या होती है मेरे दोस्त, तो ये होता है पर्वत पर यानी कि पहाड़ पर, पठार पर होता है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रैकिंग, ठीक है, पर्वत हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। समुद्र का नीलापन निम्न के कारण होता है। तो आपको पता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण जो होता है ना, आसमान का रंग हो या समुद्र का रंग हो वो नीला दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि 2017 में फीफा का अंडर-20, ये करंट अफेयर है, इसको इसी पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर उस समय का हमें अभी कोई काम नहीं है, ठीक, जो हमारे लिए काम है हम वही ज़्यादातर देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं हम। अगला मेरा प्रश्न होगा, ध्यान दीजिएगा कि बेकिंग पाउडर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए बेकिंग पाउडर जो होता है, बेकिंग पाउडर, ठीक है, तो बेकिंग पाउडर कहा किसे जाता है मेरे दोस्त, तो बेकिंग पाउडर कहा जाता है आपको सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, इसका सूत्र होता है NaHCO3, इसको कहा जाता है बेकिंग पाउडर NaHCO3, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को कहा जाता है बेकिंग सोडा। और सही आंसर क्या हो जाएगा आंसर दोस्त मेरे, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, तो ये हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट को क्या कहा जाता है, सोडियम कार्बोनेट को जो कहा जाता है धोने वाला सोडा, ठीक है। सोडियम क्लोराइड NaCl को कहा जाता है साधारण नमक, ये होता है, और ये तो सोडियम है। चलिए अगला देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए सही विकल्प को चुनकर श्रृंखला को पूरा करें, ठीक है, 6, 24, 60, 120। अगर कर क्या रहा है तो देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें किया गया यह कि जितने का इस क्यू किया है उतना ही घटा दिया। जैसे 2 का क्यू कितना होगा मेरे दोस्त, तो 2 का क्यू 8, 8 में से 2 घटा दीजिए 6 हुआ, पहले का देखिए 6। उसी तरह से है कि 3 का क्यू, तो 3 का क्यू क्या होगा, तो 3 का क्यू होगा 27, 27 में से 3 घटा दीजिए क्या होगा 24। यानी रूल तो पता चल गया आपको कि क्या कर रहा है, हाँ भाई क्यू करके उतना ही को घटा दे रहा है। तो इसके बाद देखिए ये 3 का हुआ, ये किसका हुआ, तो ये हुआ ये 3 का हुआ, ये 4 का हुआ, ये 5 का हुआ, और अगला क्या होगा 6 का, यानी 6 का क्यू और -6, यानी कि 216 -6 यानी कि 210। क्या हो जाएगा आंसर मेरे दोस्त, तो 210 होगा, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्प को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है, दिए गए विकल्प को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए कि क्या होने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले हो जाता है कि सबसे पहले किसी चीज़ का आगमन होता है, क्या होता है आगमन, तो पहले नंबर होगा आगमन से। जब किसी चीज़ का आगमन होगा तो हम उसका क्या करेंगे, परिचय, इंट्रोडक्शन कराएंगे। इंट्रोडक्शन के बाद उसके बारे में क्या होगी, तो उसके बारे में प्रस्तुति होगी, क्या होगा प्रस्तुति, ठीक है, परिचय कराने के बाद उसकी प्रस्तुति होगी, प्रस्तुति के बाद उस पर क्या होगा चर्चा होगा, और चर्चा के बाद क्या होता है, तो उसके बाद संस्तुति होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से कौन सा आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, तो इस हिसाब से दूसरा हो जाएगा। दूसरा के बाद में आपका हो जाएगा आगमन, आगमन के बाद में हो जाएगा परिचय, यानी दूसरा पहला, यानी कि सही आंसर मेरा हो जाएगा सी, दूसरा पहला, सॉरी देखिएगा ध्यान दीजिएगा, दूसरा पहला उसके बाद प्रस्तुति तीसरा, तो दूसरा पहला तीसरा, यानी आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त, तो बी आंसर होगा, ठीक है। तो देखते रहिए कि किस तरह से बिहार एसएससी में प्रश्न पूछे गए हैं और क्या हद तक हम लोगों को पढ़ना चाहिए ताकि हमारा तैयारी जो है सफल हो, ठीक है। तो ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़िए, और कितना पढ़ना है इस चीज़ को समझ कर ही पढ़िए। अंधेरा में तीर छोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है मेरे दोस्त, हम आपको बता देते हैं। चलिए अगला प्रश्न होगा हमारा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है क्या, ध्यान दीजिएगा, ये मैथ का प्रश्न है, और मैथ और रीजनिंग को तो सबसे जल्दी आपको बनाना सीखना होगा, क्योंकि ये नहीं बनेगा तो समझिए कि बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर। देखिए क्या है कि ए ने 6 दिन में कार्य समाप्त किया, बी और सी ने क्रमशः 10 दिन और 12 दिन में उसी काम को समाप्त किया। तीनों ने मिलकर 2 दिन काम किया, कितना दिन, 2 दिन काम किया, एक साथ काम किया, और उसके बाद ए और सी ने छोड़ दिया। शेष काम को बी को कितना समय में करना होगा, ये प्रश्न पूछ रहा था। देखिए ए कितना है भाई, ए बी एंड सी, ए कई दिन में करता है, तो ए करता है 6 दिन में,
बी कितना दिन में, 10 दिन में, सी कितना दिन में, 12 दिन में। तीनों का लघुत्तम क्या होगा मेरे दोस्त, तो तीनों का लघुत्तम हो जाएगा 60। क्या हो जाएगा, तीनों का लघुत्तम हो जाएगा 60। जब तीनों का लघुत्तम 60 होगा, ध्यान दीजिएगा, तो 6 से भागा दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 10, ये कितना होगा 6, ये कितना होगा 5। यानी कि अगर हम टोटली का देखें कि रेशियो क्या होगा, कि ये कैपेसिटी है, ठीक है, ये कैपेसिटी, तो कैपेसिटी कितना होगा, 10, 6, 16, 16 और 5 21, यानी कि टोटल हो गया 21। यानी कि तीनों मिल करके एक दिन में कितने काम किए, तो एक दिन में 21 काम किए, ठीक है। तो 2 दिन में कितना करेंगे भाई, तो 2 दिन में करेंगे 21 दूनी के 42। टोटल काम कितना था, 60। तीनों ने मिल के 2 दिन में 42 कर दिया, बचा कितना, 18। तो शेष 18 कौन कर रहा है, तो बी कर रहा है, बी का कितना है, 6 है, तो 6 से भाग दे दीजिएगा, 6 76 कितना हो जाएगा, 18। यानी कि शेष काम को बी कै दिन में करेगा मेरे दोस्त, तो 3 दिन में करेगा, और ये होगा आंसर मेरा डी, ठीक है। तो जिस तरह से हम बना रहे हैं उस तरीक़ा से, उस हिसाब से बनाइएगा, आपको सेकेंड में ही, आधे सेकेंड 1 मिनट से पहले ही प्रश्न बन जाएगा। और जब तक आपका प्रश्न 1 मिनट से पहले नहीं बनेगा तब तक समझिए कि दिक्कत होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझिएगा ठीक से। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न मेरा क्या है, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्प में सही को चुने हैं, यानी कि 42 को 24 लिखा जाता है जिस प्रकार, उसी प्रकार 52 को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। 52 को क्या लिखा जाएगा, तो देखिए 42 को 24 यानी कि डिजिट को क्या किया, उलट दिया है। 42 को उसने क्या किया, 42 को उसने 24 कर दिया, ठीक। तो हम भी 52 को क्या करेंगे, 52 को उलट देंगे, 52 को क्या हो जाएगा 25, यानी आंसर क्या होगा 25, या आंसर ये ऑप्शन हो ए है, ठीक है। अगला देख लीजिएगा, बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई हर घर बिजली योजना कब शुरू हुई थी। तो मैं बताता हूँ दोस्त, ये जो होगा था ना, ये नवंबर 2016 में हुआ था, ठीक है। बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई हर घर बिजली योजना कब शुरू हुआ था, ये तो नवंबर 2016 में हुआ था। अगला प्रश्न को देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार 2 रुपया में 4 पेंसिल खरीदता है और 3 रुपया में 8 पेंसिल बेचता है, तो दुकानदार को हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। तो जब भी मेरे, देखिए ये सारे के सारे परसेंटेज के क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो, और मैंने परसेंटेज बहुत बढ़िया से पढ़ा रखा है, और परसेंटेज के बहुत सारे प्रश्नों को करा भी रखा है, और आगे भी कराने वाला हूँ। तो अगर आप इसकी तैयारी में हैं, कोई चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं मैथ का जिसमें है, तो ज़रूर हमसे जुड़िएगा, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। देखिए क्या है इसमें कि 4 पेंसिल, यहाँ पर सबसे पहले इस टाइप के प्रश्न को क्या कीजिएगा कि एक होता है CP, ठीक है, एक क्या होगा, एक होगा CP, तो एक है C और एक है S, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य। 2 रुपया में 4, यानी 2 रुपया में क्या खरीदा, 4 खरीदा, और बेचा कैसे भाई, तो 3 रुपया में 8, 3 रुपया में 8। आपको कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। जब ये कि 8 दूनी के 16, यानी क्रय मूल्य कितना हो गया 16, तो CP तो हो गया 16। चलिए विक्रय मूल्य कितना हो गया, 4 दूनी के 12, तो खरीदा 16 में, बेचा 12 में, यानी कि जाहिर सी बात है कि हानि हुआ। हानि क्या का हुआ मेरे दोस्त, हानि हुआ 4 का। तो 4 बटा में क्रय मूल्य 16 गुने 100, परसेंटेज पूछ रहा था, तो परसेंटेज लीजिए निकल गया। 4 से ही कटा दिए, 4 चौके 16, 4 से ही कटा दिए 100, 25, यानी टोटल क्या परसेंट का हानि हुआ उसको, तो टोटल हानि हुआ 25% का, ठीक है। पसंद आ रहे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस हिसाब से कौन सा आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, तो आंसर हो जाएगा डी, 25% की हानि होगी। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान दीजिएगा कि किस तरह के प्रश्न आपको पढ़ने चाहिए, किसी के भी बहकावे में मत आइए, ठीक है। जो हकीकत है उसी चीज़ को कीजिए, कहीं भी पढ़िए लेकिन जो है हकीकत उस चीज़ को देखिए। लेवल क्या होते हैं, कहाँ तक आता है, ये सारे चीज़ों को जानना आपको ज़रूरी है। और क्वेश्चन बैंक से ज़्यादा बेटर कोई आपको बता नहीं पाएगा कि कौन से चीज़ कितने लेवल तक आएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक गांव की जनसंख्या 5000 है और पहले वर्ष में 10% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि। ये सारे के सारे प्रश्न जो है मेरे दोस्त, ये परसेंटेज के हैं। और परसेंटेज में बार बार कह रहा हूँ कि हमने बहुत बढ़िया से पता रखा है। चलिए इसका देख लीजिए क्या होगा, तो 5000 क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 5000, ठीक है। 5000 गुने कितना है, पहले में 10% की वृद्धि, तो 110 बटा में 100 कर दीजिएगा, ठीक है।
मैं थोड़ा सा इसको, ठीक है, 5000 बटा में 110 और फिर गुना कर दीजिएगा 120 बटा में 100 और जो भी कटा के जो आंसर आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। और इस तरह से आंसर जो आएगा मेरे दोस्त वो होगा 660 रुपया। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिए इसी तरह से बनेगा 5000 गुने 110 बटा में 100, फिर अगला है कि 20%, तो 120 बटा में 100 और दो कटा दीजिएगा, जो आंसर होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक किसकी है, तो ये किरण देसाई जी की लिखा हुआ है। ठीक है, किरण देसाई जी ने इसको लिखा था, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, और इसके लिए इनको बुकर पुरस्कार दिया गया था उस समय का। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। अगला प्रश्न है मेरा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों को प्रतिबंधित करने के लिए स्वतंत्रता से संबंधित है। देखिए हमारे भारत सरकार में धर्म को लेकर या हर चीज़ को लेकर के एक आर्टिकल होता है, जिससे कि आप अपने और ख़ास करके मौलिक अधिकार के लेकर तो वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि किस आर्टिकल के तहत धर्म के बारे में आपको स्वतंत्रता मिली हुई है, तो वो है आर्टिकल में व्यवस्था की गई है कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, मान सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। तो वो है आर्टिकल 26 के तहत आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, ऐसा व्यवस्था की गई है हमारे सरकार के द्वारा। ठीक है, संविधान के द्वारा, सॉरी। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, जैसे दिया गया विकल्प में सही को चुनना है। ठीक है, तो 17 का है 49 13, तो 21 का क्या हो जाएगा, तो ये 17 का क्यू करके लिखा हुआ है, क्या करके, क्यू। इसी तरह से 21 का क्यू कीजिएगा तो 92 61 आएगा, यानी ऑप्शन मेरा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, एकीकृत विद्युत विकास योजना की मुख्य वस्तु क्या है, तो उसकी वस्तु है देखिए 24/7। ठीक, उस समय जो ये एकीकृत विद्युत विकास योजना चलाई गई थी तो उसका लक्ष्य था क्या कि 24/7, यानी कि ऐसा सुनिश्चित किया गया था। अगला प्रश्न है कि बिहार में मुखिया अपना इस्तीफा किसे सौंपता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न बहुत कम देखने को मिलता है, और देखने को मिलता है तो आप सामने देख रहे हैं। तो आपको हम बता दें कि मुखिया जो होता है अपना त्यागपत्र इस्तीफा जो होता है वो देता है जिला पंचायत राज अधिकारी को देता है। ठीक है, किसको, जिला पंचायत राज अधिकारी को, बीडीओ को नहीं देता है। ठीक है, ना ही वो उप मुख्यमंत्री को देता है और ना ही वो डीएम को देता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दिया है ऊपर में। ठीक है, तो वो किसको देता है, तो जिला पंचायत राज अधिकारी को मुखिया अपना त्यागपत्र देता है। इस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है कि दिए गए सही विकल्प को चुनकर श्रृंखला को पूरा करो। ठीक है, तो जैसे आपको दिख रहा होगा कि 1 का क्यू है, 2 का क्यू है, 3 का क्यू है, 4 का क्यू है, 5 का क्यू है। ठीक है, तो अगला 6 का क्यू 216, आंसर ये होगा। ठीक है, पेप्टिक अल्सर के लिए कौन सा जिम्मेदार, देखिए पेप्टिक अल्सर जो होता है ना, ये एक जीवाणु से होने वाला इफेक्टेड होता है। ठीक है, और इसके जो कारक है वो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ऑप्शन ए होगा सही इसका। ठीक है, अगला देख लीजिएगा, अगला प्रश्न है कि किसी सबसे बड़ी संख्या से 783, 863 और 10 21 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3, 5 और 7 बचते। सबसे पहले मेरे दोस्त ये एसीएफ का क्वेश्चन है। ठीक है, एसीएफ का आपको ज़्यादा नहीं कुछ करना है कि सब में से जितना शेषफल दिया है उसको घटा लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि 783 शेषफल कितना बचा था इसमें, तो इसमें शेषफल बचा 3 को माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया 780। इसी तरीक़ा से बाकी में भी कर लीजिएगा, 863 में से भी 5 को घटा लीजिएगा, और इसी तरह से बाकी भी कर लीजिएगा। जो भी शेष घटाने के बाद आएगा उन तीनों का आप मसा निकाल लीजिएगा, मसा जो होगा वही मेरा आंसर होगा। और इस हिसाब से जब आप निकालिएगा तो उसका आंसर आएगा ए, यानी कि 78 इसका मसा होगा जो हमने निकाल कर पे रखा हुआ है। ठीक, अगला देख लीजिए, अगला है कि संता बड़ा है विपिन से, पर इस टाइप के मेरे रीडिंग के प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा ज़रा इस टाइप के प्रश्न को कि कैसे होगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, लिखा क्या है कि लिखा है कि संता बड़ा है विपिन से परंतु पवन से छोटा है। संता जो है विपिन से बड़ा है, एक संता है, संता जो है विपिन से, संता बड़ा है विपिन से। संता जो है मान लीजिए कि विपिन है और संता बड़ा है किससे, विपिन से बड़ा है, लेकिन यह पवन से क्या है, पवन से छोटा है। ठीक है, आगे देखते हैं,
राजू बड़ा है संता से, राजू जो है संता से बड़ा है, इससे बड़ा है राजू, ठीक है। लेकिन पवन से छोटा है, यानी पवन से छोटा है, यानी इससे बड़ा है इससे छोटा है, यानी कि ये इसके बाद आ जाएगा। यहाँ से अगर ई बना दे तो पी, उसके बाद आर, उसके बाद एस, और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद बी आएगा, ठीक है, सबसे बी। तो पूछ क्या रहे दोस्त मेरे, तो पूछ रहे कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन है, बी, यानी कि विपिन छोटा है, ठीक है। अगला प्रश्न को देख लीजिएगा। और अगला प्रश्न मेरा होगा, ध्यान दीजिएगा सारे प्रश्नों को, और कितना लेवल तक जा कर के हमको पढ़ना है बिहार एसएससी के लिए, उन चीज़ों को ज़रा ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि 7 का है कि 7 को 26 लिखा जाता है तो 13 को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। 7 को अगर 26 लिखा जाता है तो 13 को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे दोस्त सबसे पहले किया क्या होगा इसमें, तो देखिए क्या किया है इसने, किया है क्या कि 7 में 4 से गुना कीजिए, 7 गुने 4, 7 गुने 4, 7 गुने 4, 7 चौक 28 और -2, यही रूल्स को फॉलो किया जा रहा है यहाँ पर सभी में, ठीक है। 7 गुने 4, 7 गुने 4 -2, तो देखिए 7 चौक 28 और -2 26 हो गया, तो 13 चौक 52 और -2 50, यानी आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, तो डी होगा, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिएगा, सी को 1 लिखा जाता है, आई जी ई को, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए सी को क्या लिखा जाता है 1, आई जी ई को 7 लिखा जाता है, तो सी आई एफ जी बी को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त मैं आपको अब यहीं पर ज़रा इसको बता दूं कि कैसे ये बनेगा। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है, सी का नंबर कितना होता है, तो सी का डिजिट होता है 3, सी के नंबर पे है 3 नंबर पे, तो सी का 3 और 3 ही से भाग दे दीजिए, कितना हो गया यह, तो ये हो गया 1, हो गया। यही रूल फॉलो किया है सभी में, ठीक। जैसे आई का होता है 9, जी का होता है 7 और ई का होता है 5, यानी 9 7 5, तो 9 7 5 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 12 और ये 21, 21 में 3 से भाग दे दीजिए मेरा दोस्त, तो 21 में 3 से भाग दीजिए, कितना होगा 7। देखिए इसका 7 लिखा है, इसी तरह से इसको भी जोड़ करके और 3 से क्या करेंगे भाग, और जब भाग दीजिएगा तो टोटली कितना आएगा 9 आएगा, क्योंकि 27 आएगा सभी का सम। अब देख लीजिए यहाँ पर, ये 2017 का करेंट अफेयर है, हम इसको स्किप करते हैं और चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिएगा क्या होगा। अगला प्रश्न है, हमको थोड़ा सा जूम करके दिखा दें। अगला प्रश्न है, द वाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि इस वाइट टाइगर पुस्तक के लेखक जो है ना, ये अरविंद अडिगा जी हैं, अरविंद अडिगा जी हैं, अरविंद अडिग नाम है उनका, ठीक है। ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में कौन सा दक्षिण बिहार में स्थित है। देखिए ये तो बिहार का अगर आप मैप कभी देखे हैं तो दक्षिण बिहार में कौन पड़ता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो अभी फ़िलहाल में गया ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, गया, ठीक। अगला देख लीजिएगा, अगला क्या है। अगला प्रश्न है कि ए पुत्र है बी का, ध्यान दीजिएगा, ए किसका पुत्र है, बी का, यानी बी अगर हम बी को अगर हम यहाँ रखते हैं, देखिएगा बी को अगर यहाँ रखते हैं तो ए किसका पुत्र है भाई, बी का, ए जो है पुत्र है बी का, ठीक है। चलिए ब्लड रिलेशन है। सी ग्रैंड डाउटर है, ग्रैंड डाउटर का मतलब होता है कि पोती, नाती पोती, ठीक है। सी ग्रैंड डाउटर है डी की, जो बी की पति है। बी का पति कौन है, तो बी का पति है डी, और इसकी नाती कौन है, तो सी है, तो सी इसके नीचे होगी, इस लेवल के नीचे होगी, ठीक है। ये सब मेरे, तो ए किस प्रकार डी से संबंधित है, ए डी से जब छोड़ेंगे हम तीर, ए डी से जब छोड़ेंगे तो किसको लगेगा, पुत्र को, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा मेरा, डी ऑप्शन, ठीक है। अगला देख लीजिएगा। अगला है कि अगला प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न होगा मेरा कि तांबा और चांदी का एक मिश्र धातु का वजन 40 ग्राम है, ठीक है, जिसमें तांबा का अनुपात 60% होता है। मिश्र धातु में कितना तांबा मिलाया जाए ताकि तांबे का प्रतिशत 80% हो जाए। मेरे दोस्त देखिए, जब पहले था कम परसेंट, कम, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले क्या था, पहले था 60%, मिलाने के बाद क्या हो गया, तो मिलाने के बाद हो गया है 80%। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, मिलाने के बाद कितना हो गया है, तो मिलाने के बाद हो गया है
पहले तो 60%, अब मिलाने के बाद हो गया है 80%। जब मिलाने के बाद ज़्यादा हो, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, जब मिलाने के बाद ज़्यादा हो जाता है तो उसको 100 से घटा के लिखते हैं, और नहीं तो फिर उसी को लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले 60 था, अब कितना हो गया, अब हो गया है 80। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो दिया है टोटल कितना दिया है 40, तो 40 गुने दोनों का अंतर 60 और 80 का 20। ठीक है, और ये जो ज़्यादा हो गया, अगर कम रहा था तो सीधा यही लिखा जाता, ये ज़्यादा हो गया इससे, तो इसको 100 से घटा के लिखेंगे। 100 से जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 100 में से जब 80 जाएगा तो हो जाएगा 20। ठीक है, ये 20 से ये 20 कटा, कितना हो गया 40, यानी कि मिला कितना मिलाया जाएगा, तो 40 लीटर या जो भी दिया है 40 ग्राम मिलाया जाएगा। ऑप्शन मेरा होगा ए। ठीक है, तो इसी तरह से अगला भी देख लीजिएगा। देख लीजिए, जिस तरह से मैथ के प्रश्नों को, रीजनिंग के प्रश्नों को हम बना रहे हैं, जब तक आप नहीं बनाइएगा इस तरीक़ा से तब तक फिर दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं 55 क्या है, 1 का 1 8 64 टी, तो क्या किया भाई, क्यों किया है, किसका, 1 का 2 का, सॉरी क्यों नहीं, 8 से गुना किया है, 1 में 8 से गुना किया, 8 में 8 से गुना किया 64, और 64 में 8 से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 512। ठीक है, कितना हो जाएगा, 512 का आंसर होगा सी। चलिए अगला देख लीजिएगा, भारतीय वन्यजीव संस्था किस स्थान पर है। देखिए भारतीय वन्यजीव संस्था जो है ये पड़ता है देहरादून में। कहाँ पड़ता है मेरे दोस्त, देहरादून में पड़ता है। ठीक है, और इसकी स्थापना देहरादून जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, आपको पता होना चाहिए, और इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। कब, 1982 में। देखिए भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी कौन सी है, कौन सी नहीं है, तो देखिए उस समय की बात में तो 6 पार्टियाँ थी भारत के राष्ट्र में, ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी। लेकिन आज के टाइम में टोटल 8 राष्ट्रीय पार्टी है। और उस समय कौन नहीं था, तो उस समय आपको हम बता दें कि बी जो है, ऑप्शन बी वो नहीं था, भारतीय राष्ट्र समाजवादी पार्टी नहीं थी, ये उस समय राष्ट्रीय पार्टी नहीं थी। हाँ आज के डेट में है लेकिन उस समय नहीं है। ठीक है, तो अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश की गति अधिकतम होती है, तो मैं आपको बता दूं कि जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की चाल कम होती है। और इस अकॉर्डिंग इसमें जो है प्रकाश की गति सबसे अधिक किस में होगी, तो सबसे अधिक होगी पानी में, क्योंकि पानी का अपवर्तनांक इन सभी के अपवर्तनांक से क्या होता है, कम होता है, और ये रिवर्सिंग होता है। प्रकाश की गति और अपवर्तनांक का रिलेशन जो होता है वो विपरीत होता है एक दूसरे से। आगे देख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक अलार्म में मुख्य रूप से किस सेल का प्रयोग किया जाता है, तो इलेक्ट्रिक अलार्म जो होता है ना मेरे दोस्त, उसमें लेक्लांसो सेल जो होती है उसका यूज किया जाता है। अगला देख लीजिएगा, यदि 100 बिल्लियाँ 100 दिन में 100 चूहे को मारती है तो 4 बिल्लियाँ 4 चूहे को कितने दिन में मारेगी। मेरे दोस्त ये तो कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन है, वो 100 दिन में ही मारेगी। ठीक है, आंसर 100 होगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लीजिएगा, और अगला प्रश्न है मेरा, दिख रहा है आपको कि अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई आकृति में, अगला प्रश्न को देख लीजिएगा कि नीचे दी गई आकृति में लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। ठीक है, तो लुप्त संख्या को कैसे ज्ञात करना है इस चीज़ को देख लीजिएगा। देखिए क्या है कि 7 और 125, ये 7 का क्यू कितना होगा 3, ध्यान दीजिएगा, और 5 का क्यू कितना होगा 25 का, 125 का 5, तो 5 3 कितना होगा मेरे दोस्त 8। यही रूल पर ये सारे बना हुआ है। जैसे 2 4 2 4 6, 5 और 6 6 5 11, आंसर क्या होगा सी। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला देख लिया, अगला कुछ इस तरीके का है, आपको रिलेशन बताना है कि किस रिलेशन से उस चीज़ को लिखा गया है। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि ये 50 ये किसे लिखा गया है, उसके बाद ही हम अगले वाले को जवाब दे सकते हैं। तो देख लीजिएगा, जैसे ये वाला लिखा है कि 7 का स्क्वायर और प्लस 1, 7 7 49 प्लस 1, यानी 7 गुने 7 प्लस 1 कितना होगा 50। ये 9 9 81, 9 गुने 9 प्लस में 2, 81 या 2 83। ठीक है, इसी तरह से ये लिखा है 11 11, तो 11 11 121 और प्लस 3, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा 13 13, तो 169 है, आप प्लस में 4, तो 169 प्लस 4 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 173। आंसर क्या होगा,
आंसर हो जाएगा डी 173। ठीक है। अब ज़रा इस चीज़ को समझिएगा कि 1200 व्यक्तियों का एक समूह जिसमें कप्तान और सैनिक शामिल हैं एक ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, एक ट्रेन में क्या कर रहे हैं, एक ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, अगर एक ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, हर 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान है, तो समूह में कितने कप्तान होंगे। देखिए ऐसे टोटल 15 के लिए एक कप्तान है, और अगर टोटल मिला लिया जाए तो कप्तान सहित एक ग्रुप कितने का बनेगा, कितने मेंबर का बनेगा, तो एक ग्रुप बनेगा मेरे दोस्त 16 मेंबर का। एक ग्रुप कप्तान सहित कितने 16 आदमी मिलाकर के एक ग्रुप बनाएंगे। तो ऐसे कितने ग्रुप बनेगा, तो कुछ नहीं करना है आपको, 1200 में 16 से क्या कीजिएगा, भागा दे दीजिएगा, कटाइएगा, तो 75, यानी आंसर क्या होगा 75 कप्तान होंगे। ठीक है, अगला देख लीजिएगा, आईने सिकंदरी किसकी रचना है, यानी कि इसकी पुस्तक के लेखक कौन है, तो अमीर खुसरो जी हैं। ठीक है, अगला है यदि वो हमें अगला देखिए, अगला प्रश्न रीजनिंग का है, और इस चीज़ को ज़रा समझिएगा, स्टेटमेंट का प्रश्न है, और थोड़ा सा स्टेटमेंट प्रश्न को आपको सोचना पड़ेगा इसके बारे में। ठीक है, स्टेटमेंट जिस हिसाब से जो स्टेटमेंट कहता है उसी के बेस को मान करके प्रश्न का उत्तर दिया जाता है मेरे दोस्त, इस बात को ध्यान रखिएगा, अपना से नहीं, जो कथन लिखा है उसी के आधार पर प्रश्न का जवाब दिया जाता है। आप अपने से तय मत कीजिएगा कि ऐसा होगा वैसा होगा। ठीक है, कि हाँ ये सही है, नहीं, वो जो कह रहा है प्रश्न के अकॉर्डिंग ही हम उसका जवाब देंगे। तो प्रश्न है हमारा कि यदि वह मेहनती है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। प्रश्न स्टेटमेंट मेरा ये है। ठीक है, निष्कर्ष क्या कहता है कि सुस्त व्यक्ति परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सकते हैं। चलिए, ये तो स्टेटमेंट के अनुसार तो कह रहा है कि जो मेहनती है वही पास करेगा, तो सुस्त व्यक्ति उत्तीर्ण नहीं हो सकता, ये सही है। ठीक, कोई भी व्यक्ति परीक्षा उत्तीर्ण कर सकता है, ये गलत है। यानी इस अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा मेरे दोस्त, ऑप्शन ए, मैंने ए कथन स्टेट निष्कर्ष ए सही होगा, यानी ऑप्शन क्या होगा, डी, यानी कि केवल ए सही होगा। ठीक है, अगला देख लीजिएगा, लिखा है कि जैसे कि अलमारी अवशिष्ट अलमारी का सॉरी अरावली, जैसे कि अरावली, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को, जैसे कि अरावली अवशिष्ट पर्वत से संबंधित है, उसी प्रकार शिवालिक कैसा है। तो आपको हम बता दें कि देखिए अरावली जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, उसी प्रकार शिवालिक जो है वो मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। किसका, मोड़दार, यानी सही आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, सी होगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में को डोल्ड्रम की बेल्ट कहा जाता है। डोल्ड्रम आपको हम बता दें कि डोल्ड्रम जो होता है वो भूमध्य रेखा के आजू बाजू पाए जाने वाला ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर निम्न वायुदाब की पेटी होती है, और इस हिसाब से जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, भूमध्य रेखा। ठीक, अगला देख लीजिए, अगला है कि दिए गए विकल्प में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए, जो अलग है उसको देखिएगा। देखिए चेन्नई, लखनऊ, कोलकाता, ये सभी के सभी राज्य हैं। सूरत क्या है, तो सूरत है राजधानी। ठीक है, शहर है एक तरह का। ठीक, गुजरात का शहर है सूरत। ठीक, तो इस हिसाब से आंसर कौन सा मेरा हो जाएगा, डिफरेंट आंसर सूरत, यानी ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला देख लीजिएगा, प्लाज्मा का मुख्य घटक कौन सा होता है। तो प्लाज्मा का मुख्य घटक मेरे दोस्त क्या होता है, तो प्लाज्मा का मुख्य घटक होता है पानी, क्योंकि प्लाज्मा में 90% पानी ही पाया जाता है, इसलिए उसका मुख्य घटक क्या होगा, पानी होगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लीजिएगा, और अगला प्रश्न मेरा होगा, ध्यान दीजिएगा, मैथ का प्रश्न है, देख लीजिएगा ध्यान से। लिखा है कि रीता अपने वेतन का 1/5 भाग भोजन पर, ध्यान दीजिएगा, 1/5 भाग भोजन पर, किस पर, 1/5 भाग भोजन पर करती है, 1/2 भाग शिक्षा पर करती है, और 1/10 भाग कपड़े पर करती है। यदि उसके पास अब भी 800 रुपये बचे हैं तो भोजन और शिक्षा पर कितना खर्च की है। ठीक है मेरे दोस्त, देखिए स्टेटमेंट के हिसाब से प्रश्न इतना बड़ा है, ठीक है, लेकिन इसको कुछ नहीं, बस सेकेंडों में है, ये तो और भी ज़्यादा छोटा बनेगा। बस आपका दिमाग काम करना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो देखिए पूछ रहे क्या, भोजन और शिक्षा का, तो भोजन पर कितना, 1/5, तो भोजन, हम थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं भोजन और शिक्षा। ठीक है, तो भोजन पर कितना किए, तो भोजन पर किए 1/5, और शिक्षा पर कितना किए 1/2, तो 1/2 लिखेंगे तो पलट देंगे, यानी 2 बटा में क्या हो जाएगा 1, यानी कि सीधा सीधा आंसर हो गया कितना, 2:5 आंसर।
2 अनुपात कितना 5, यानी आंसर हो जाएगा मेरा बी 2:5। ठीक है, तो अगला देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ था। कब लागू हुआ था तो हम आपको बता दें मेरे दोस्त, तो ये लागू हुआ था अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। बन के तैयार हुआ था 9 में, लेकिन लागू हुआ था अप्रैल 2010 में। शिक्षा का जो अधिकार होता है तो वो, ठीक है। अगला है कि कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन है, तो मोमबत्ती का जलना क्या होता है मेरे दोस्त, तो भौतिक परिवर्तन होता है। बाकी सभी रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, नृत्य गंभीरा किससे संबंधित है, तो मैं आपको बता दूं कि नृत्य गंभीरा, देखिएगा नृत्य गंभीरा किससे संबंधित है मेरे दोस्त, तो ये है पश्चिम बंगाल का नृत्य है गंभीरा नृत्य। ठीक है, यदि देखिए इसको ये कोड लिखा गया है, इसको ये कोड लिखा गया है, इसको ये कोड लिखा गया है, तो आपको बताना है कि इसका कोड क्या होगा। तो कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, इसी में से देख के लिख देना है कि क्या हो जाएगा। जैसे है कि SHA, तो देखिए एस का कितना है भाई, तो एस का है 3 और एच का है 2, तो 3 2 चलिए। ए है, ए का कितना है 4 है, तो ए का 3 2 4 3 2 4 3 2 4, बस ये दोनों तो खत्म हो गया, ये दोनों में 3 2 4 है। चलिए आगे, आगे है आर, आर का कितना है मेरे भाई, तो 6 है, तो 3 2 4 6, तो 3 2 4 से ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। ठीक है, तो इस तरीके से जल्दी जल्दी बनाया जाता है। देखिएगा अगला प्रश्न होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्नों को पूरा करती है। तो इस हिसाब से आपको देखने में क्या, देखिए इस वाले फिगर को घुमाया नहीं जाता है। ठीक है, जैसा दिया है उसी तरह से उसको अटैच किया जाता है और उससे जो बनेगा वो होगा, और इस हिसाब से आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि यदि निम्न में कौन सा भिन्न इतना से अधिक और इतना से कम है। देखिए ये 3/4 है, ये 7/8 है, तो 3/4 एक का डिफरेंट है आंसर में, और 7/8 ये भी एक का डिफरेंट है। तो 3/4 और 7/8 के बीच में कौन पड़ेगा दोस्त मेरे, तो 4/5, जो कि एक का ही डिफरेंट रखता है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसको और भी तरीके होते हैं, लेकिन इस हिसाब से डी हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर, साधारण ब्याज पर कोई धन 4 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 4 गुना होगा। तो इसका तो सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम आपको बता दें कि इसका कैसे बनेगा। तो ये होता है कि कुछ नहीं, दोगुना हो जाता है ना, 2 - 1, ठीक है, फिर 4 गुना हो जाता है, तो 4 - 1, हाँ गुने में कई साल बाद भाई, तो 4 साल बाद 4, तो ये घटेगा तो 1 आ जाएगा, और सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हमने उल्टा लग दिया, इसको ऊपर रखना है, इसको नीचे रखना है। तो देखिए ये होगा तो 3 हो जाएगा, और ये होगा तो 1, और गुने का 4, 4 3 कितना हो जाएगा 12। इस चीज़ को पलट लीजिएगा आप। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, आधे पार्ट में इतना ही रखते हैं। ठीक है, फिर अगला आधा पार्ट जो 75 क्वेश्चन होगा उसको कल हम कराते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। और अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे ज़रूर जुड़े रहिए। थैंक्स।